नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आप देख रहे हैं अवनीश जी को बराबर की विंडो में। और अवनीश जी हमेशा की तरह अपने गोरखपुरिया जो एक इनेट उनकी वो है सहजता, उसके साथ वो पूरे देश की राजनीति पे हमसे चर्चा करेंगे, एक से एक नई चीजों पर बात करेंगे और हमेशा की तरह आपको बहुत मजा आने वाला है, तो जान के रखिएगा। पंडित जी की बातों से एक नई राजनीति दिखती है। आज एक अवनीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज पॉइंट में। सर प्रणाम, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जय जय श्री राम जी। एक बड़ा दिलचस्प बात हुई है कि मादुरो को उठा लिया अमेरिका ने अपने क्षेत्र में, और यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती देने के लिए, मतलब दुनिया में कहीं कुछ हो, हिंदुस्तान में सब राजनेता चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो सब आंखें उठा के मोदी जी की तरफ देखने लगते हैं। तो अब सबसे बढ़िया तो असदुद्दीन ओवैसी का आया है बयान। उन्होंने कह दिया कि जब मादुरो को अमेरिका उठा सकता है तो इंडिया मसूद अजहर को क्यों नहीं उठा सकता। मतलब ये वो लोग मजा लेते हैं या उनको वाकई उम्मीद होती है, ये आखिर मोदी जी ने इस देश की राजनीति में कौन सा फैक्टर खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड यहीं आके तय होने लगा। सर ये बात तो सही है कि अगर विपक्ष को भी किसी से उम्मीद है तो वो नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद है। और एक और चीज, मतलब आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सूत्र न जाने कहाँ कहाँ हैं, मैं जानता हूं उसकी व्यापकता को। निजी बातचीत में सर, उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए या बाकी जगह भी देख लीजिए, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ है, उनकी स्वीकार्यता है। काम सबको पसंद आता है। आप सपाइयों से बात कर लीजिए, आप बसपाइयों से बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोगों से बात कर लीजिए, तो धरातल पर तो यही है सर। दूसरा, यहाँ का विपक्ष ये नहीं मानता कि वो राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को कभी हरा सकता है। इसकी हताशा आप राहुल गांधी की हरकतों में देख सकते हैं। जब राहुल गांधी, भाई मैं कहता हूं 14 आप हार गए, कोई बात नहीं, आप 19 की तैयारी करते। आप 19 हार गए, कोई बात नहीं, आप 24 की तैयारी करते। 24 में तो आपको थोड़ा बहुत नंबर भी मिल गए हैं भाई, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने नंबर आपको मिल गए। तो अब तो आपको बिल्कुल हुंकार फूंकनी चाहिए ना 29 के लिए। लेकिन राहुल गांधी बांग्लादेश कराने पे उतारू है, राहुल गांधी नेपाल कराने पे उतारू है। वो जैनजी के पीछे शंख फूंक देते हैं, लेकिन जैनजी गजब का है, वो स्टेडियम्स में इकट्ठा होके वो भक्ति रैप करने लगता है, वो भारत माता की जय बोलने लगता है। वो कहते हैं जैनजी उठो जागो और नरेंद्र मोदी को खदेड़ो। और वहां अरुणाचल में जो है इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दौड़ा दौड़ा के कह रहे हैं कि 2000 पर डे जो है हमारे यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसते हैं, हम इन सबको दौड़ा के हटाएंगे। एक मस्जिद के नाम पर अवैध रूप से बना दी जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और पूरे इलाके का नामकरण कर दिया जाता है मस्जिद कॉलोनी। वहां का युवा जाता है और बाकायदे उस मस्जिद कॉलोनी के बोर्ड को नीचे गिराता है और बाकायदे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो काम कर रहे हैं सर। शानदार। इस पर बहुत कम बात हो रही है, लेकिन मैं किसी भी मुद्दे पर बोलना शुरू करता हूं तो अरुणाचल प्रदेश की इस हैपनिंग को, क्योंकि इसका बहुत विकट महत्व है। विकट महत्व इसका सिर्फ इतना नहीं है कि वहां के युवा सचेत हो गए हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस जो एक पैदा करने का बहुत खतरनाक काम वैचारिकी रूप से किया गया था, वैचारिक स्तर पर किया गया था लेफ्ट लिबरल गिरोह द्वारा। आप याद कीजिए, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी और प्रदेश हैं, वहां के आदिवासियों को क्या सिखाने की और उनके मन में क्या खतरनाक जहर बैठाने की एक कोशिश लगातार एक लंबे समय से लेफ्ट लिबरल गिरोह और खासतौर से वामपंथियों ने किया सर, कि आदिवासी हिंदू नहीं होता। ये वो खतरनाक खेल था जिसने झारखंड में सबसे ज्यादा आपको राजनीतिक सतह पर दिखाई दिया, जहां वो समझाने में कामयाब रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं होता। जो कन्वर्ट हो गए वो तो कन्वर्ट हो ही गए, लेकिन जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको भी इस वामपंथी इकोसिस्टम ने, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने समझाने का प्रयास किया। लेकिन इंडिजिनस अरुणाचल का यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वो आदिवासी है, वहां का इंडिजिनस है, और वो कहता है हम हिंदू हैं, तुम लोग हमको काफिर कहता है ना जी। ऐसे सैकड़ों वीडियोस, और मैं हाथ जोड़ के दर्शकों से लगातार कहता हूं, हर वीडियो में कह रहा हूं आजकल, कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश
इसको टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, उनको फॉलो कीजिए, उनको समर्थन दीजिए। ये तो हाल है सर कि जैन जी दौड़ाते हैं राहुल गांधी। मैं विषय पे आ जाता हूं क्योंकि हारमोनियम मैंने थोड़ा सा बजा लिया था, तो मैं अब वापस आता हूं। राहुल ये मानते हैं और पूरी कांग्रेस इकोसिस्टम ये मान रही है। और तो और सब मजे की बात, उनके जो विदेशी आका हैं, मास्टर्स हैं, वो भी अब मान चुके हैं कि इस आदमी को भारत में लोकतांत्रिक तरीके से वोट से चुनाव के जरिए नहीं हराया जा सकता। यही वजह है कि वो कभी बांग्लादेश और कभी नेपाल दोहराए जाने की बात करते हैं, अरब स्प्रिंग दोहराए जाने की बात करते हैं। अब आते हैं सर, उम्मीद सबको है। ओवैसी ने चिढ़ाया नहीं, ओवैसी ने बिल्कुल नहीं चिढ़ाया। ओवैसी टास्क दे रहा है प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि ओवैसी जानता है कि अगर ये टास्क भी पूरा कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और उम्मीद देखिए सर, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर देते हिंदुओं को बचाने के लिए। वो पार्टी जिसकी सुनाम धन्य दीदी फिलिस्तीन का झोरा बोरा लेके कंधे पर टहलती है, चिट्ठियां लिखती हैं, माता जी के आंखों से मतलब आंसू जर्जर बहते हैं, पता नहीं कहां गए वो सलमान खुर्शीद साहब, वो फिलिस्तीन के लिए आंसू देख ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने उसके लिए तो देख लिया था। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर, और अपने प्रवक्ताओं से ये कहलवाने वाली कांग्रेस, जहर बवाने वाली कांग्रेस, चढ़ाने वाली कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हमला कर देते बांग्लादेश पे। कल जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपा सालार, वो क्या नाम है उनका साहब का, वो नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, जो सबसे बड़े उनके सलाहकार हैं, वो दोनों लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहां पर रिपोर्टर्स ने, एक रिपोर्टर की आवाज उस वीडियो में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये सामूहिक सवाल है, आखिरी सवाल था कि हमारा ये सामूहिक सवाल है, यानी सारे प्रेस रिपोर्टर्स, कि बांग्लादेश के, और शब्द देखिए कुछ भी अनैतिक शब्द नहीं थे उसमें, मतलब आप टेक्निकली उसको आप ये कह ही नहीं सकते कि ये भाई पत्रकारों को ऐसा करो, एकदम जर्नलिज्म वाली भाषा, कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ ये जो हो रहा है उस पर। और जयराम रमेश और बाकी वो उनका अभी भी नाम नहीं याद आ रहा, वो साउथ इंडियन क्या नाम है, केसी वेणुगोपालन, ये दोनों के दोनों उठ के खड़े हुए और इस देश के सनातनियों और पूरे विश्व के हिंदुओं के मुंह पर थूकते हुए उठ के चले गए। तो सर, अगर ओवैसी इस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री से पाल रहे हैं, और सर देखिए ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अखिलेश यादव ने हाउस में कहा था कि माफिया माफिया माफिया, कह रहे थे क्यों नहीं माफिया को मिटा देते हो। योगी जी ने इससे कहलवा लिए कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, मिला दिया। ये कोडीन सिर्फ में। बुलडोजर कब चलेगा, बुलडोजर कब चलेगा? सर इंतजार कीजिए, कल परसों में खबर आने वाली है पहले बुलडोजर की कार्रवाई। तो सर देखिए, जनता की बेहद मांग पर, तो जनता तो 2014 से बेहद मांग पर चली रही है नरेंद्र मोदी को लेके, अब विपक्ष भी। तो मुझे लगता है कि ओवैसी भाई तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी राष्ट्र के काम तो आ ही जाते हैं, बाकी वो अपनी खलीफा वाली राजनीति करते हैं। और एक चीज मुझे बताऊं सर, मैं दिल से ये चाहता हूं कि इस देश का एक एक मुसलमान ओवैसी के साथ खड़ा हो जाए। एक एक मुसलमान, बंद कर देनी चाहिए इनको दुकानदारी, इनकी कांग्रेस की, सपा की। अरे भाई सीधे अपने भाईजान के साथ खड़े हो, मुकाबिल खड़े हो, बिल्कुल इनकी दुकान बंद हो, फिर 1 to 1 चले राजनीति। और सोचिए अगर ऐसा हो जाए और हमारे सारे मुसलमान भाई अगर ओवैसी साहब के पीछे खड़े हो जाएं, तो आप सोचिए इस देश में राजनीति का क्या पैटर्न बनेगा। फिर तो 80-20 की असली राजनीति होगी ना सर। म्यूट हो सर आप। मुझे लग रहा तब आप इनकी सीधी दुकान बंद कराना चाह रहे हैं। आप ये सोच ही नहीं रहे इनकी दुकान से सौदा सलफ उठ जाएगा, क्योंकि ये तो उसी तरह का चमकीला रैपर नहीं होता कि हम लोग इनके साथ ये फ्री देंगे ये सब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ओवैसी को सबसे ज्यादा गालियां अगर कोई इस समय आज की डेट में दे रहा होगा तो मैं नहीं मानता कि कोई जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या वो नहीं, आज की डेट में उनको सबसे ज्यादा गाली पाकिस्तान में बैठा हुआ मसूद अजहर और वो दे रहा है,
हाफिज सईद वो कह रहा है कि क्यों याद दिला रहा है, क्यों याद दिला रहा है क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो ओवैसी ने अपनी बाकायदा सभा में कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, मुंबई में एक जनसभा में कहा है कि मोदी जी अगर सीरियसली कहा है सर, वो 56 टोन इंच नहीं का मार रहे। सीना है तो मसूद अजहर जैसे 26/11 के गुनाहगारों को उठाकर क्यों नहीं लाते, है ना। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये कई बार ऐसे खेल करते हैं वो जानबूझ के कि कम से कम मोदी जी जो है कर दें इसका मतलब वो पहले से बोलना चाहते हैं कि अगर मान लो मोदी जी ने कर दिया तो देखो हमने कहा था नहीं किया तो भाई उन्होंने नहीं किया, हमने तो कहा था। तो ये दुधारा जो खेल है ये उनका अच्छा चलता है, कम से कम इनसे बेहतर दिखते हैं वो। बहुत अच्छे, बिल्कुल मतलब सर। वो वो ऑपरेशन कहता सिंदूर है में भाई, अगले ने अपनी बुराई पार्टी करके के भी भाई सर आप देखिए ना, अगले ने अपनी पार्टी में रखा है मुसलमान नाम, वो केवल मुसलमानों की राजनीति करता है तो करता है बंदा, उसमें क्लियरिटी है सर। वो धोखेबाज नहीं है, वो पैंतरेबाज नहीं है, वो दोगला नहीं है, वो ब्लैकमेलर नहीं है। ये साफ तौर पर जितनी भी और दुकानें हैं, इंक्लूडिंग मतलब कांग्रेस तो पैन इंडिया है, और बाकी जितनी भी छोटी छोटी दुकानें हैं, ममता बनर्जी हो, इधर आपके लालू का परिवार हो, इधर मुलायम के लोग हों, ये सारे के सारे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाईजानो, ओवैसी चचा का ओवैसी भाई का चचा तो नहीं लगेंगे, भाई ही लगेंगे। तो ओवैसी भाई का दामन पकड़ो और फिर आनंद आएगा। 80-20 का राजनीति होगी इस देश में, कांग्रेस वाली राजनीति होगी, वही तो करते हैं 80-20 की राजनीति, तो चलो वही होगी। क्योंकि 2014 से 80 वाला जो है ना, अभी थोड़ा ही सही 35-40% ही जाग तो गया है। 50-55% जाग गया तो फिर कई नेहरू पैदा होंगे। मेरा तो ये मानना है कि आज तक सिर्फ 14% वोटर ऐसा है जो हिंदू समाज में है, जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा नहीं देखता है। वो ये कहता है कि हिंदू है तो हिंदू है। ये 14% हुआ, और यही आप देखेंगे ये मोटिव फोर्स है, इसने इस पूरे इसको बदल के रख दिया पूरे नैरेटिव को। अगर ये 20-30 हो जाएगा तो उधर जरूरत ही नहीं उनको कुछ करने की, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो ये सोचे कि हमको ये देखना है। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो खेल अब चल रहा है, सबसे बड़ा खेल ये चल रहा है कि केरल में हिंदुओं को टुकड़ों में बांट दिया जाए। जो सीधा रमैया का था, मैंने पिनरई विजन पे बनाया कि वो कह रहे हैं अझावा कम्युनिटी जो सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदुओं में, हिंदुओं की वोटर्स की 35% है, क्या साहब ये हिंदू नहीं है, और सनातन जो है अगर उनको सनातन का प्रवक्ता कहा जाएगा तो ये शिव नारायण गुरु का अपमान होगा। तो ये खेल पिनरई विजयन बहुत तेजी के साथ खेल रहे हैं। उनके साथ ही उन्होंने एक और काम किया कि अभी उस पर वो भी हो गया, बहुत चर्चा नहीं हुई उत्तर भारत में, कि किस तरह से उन्होंने एक शिवलिंग के ऊपर एक महिला के प्राइवेट पार्ट से निकलते हुए ब्लड गिरते हुए को ये एक बाकायदा सब किया। और इसी बीच में ये जानते हैं क्यों हो गया, बहुत तेज हो गया, क्योंकि बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती हुई उनको दिख रही है। आज अमित शाह भी पहुंच चुके हैं तिरुवनंतपुरम का हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कैसे उन्होंने एक 45 साल बाद हराया। तो आप इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं कि ये जो डर है, मैंने कई सारे सवाल इसलिए जोड़े हैं क्योंकि वो एक रेफरेंस में जाएंगे कि जिस तरह से वामपंथ को अब ये बिल्कुल लग गया है कि उसको कोई हिंदू वोट नहीं देगा तो हिंदुओं का टुकड़ा ही करना पड़ेगा, ये आपको लग रहा है? बिल्कुल सर। देखिए, इससे पहले साउथ की राजनीति में लिंगायत इनको भी अलग करने का प्रयास हुआ। रिजल्ट क्या रहा? नीलबटा सन्नाटा। रिजल्ट बताते हैं सर। देखिए, केरल में एक दूसरा खेल हो रहा है। मैं चलिए एक बार इस थ्योरी को मान लेता हूं कि वो हिंदुओं को टुकड़े में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू चलिए टुकड़ों में बट गया, लेकिन वो फिर भी हिंदू ही रहेगा ना। फिर वो जाएगा कहां? वो कहां जाएगा? मैं कहता हूं एक बस में बैठ के नहीं जाएगा, अलग अलग कारों में बैठ के जाएगा। जाएगा तो एक ही स्टेशन पे। क्योंकि जो केरल में एक बदलाव जमीन पर अब दिखाई दे रहा है, इसके पीछे सर 30 साल की मेहनत है आरएसएस की। हजारों की संख्या में आरएसएस ने, संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्वयंसेवकों की जानें गंवाई हैं और मुकाबला किया है। ऐसे ही नहीं केरल से भीगते हुए बारिश में पथ संचलन और इस तरह पुष्प वर्षा से स्वागत करता हुआ पथ संचलन का, ये सब तमाम वीडियोस ऐसे ही नहीं अचानक रातों रात केरल से निकल के बाहर आने शुरू हुए। सर वहां हिंदू कहना अपने आप में पाप था।
वहां से आरएसएस ने धीरे धीरे लाया और एक नई युति वहां पर पैदा की गई है। सबसे बड़ा कामरेडों को वहां पर डर हो। इससे पहले सर कल बड़ा आनंद आया। कल मैं रात में अपने यहाँ लाइव कर रहा था वेनेजुएला कांड पे जो ट्रम्प चाचा ने किया है, तो विजयन साहब का एक ट्वीट है, कामरेड, आप सोचिए एक कामरेड वहां पर टांगा गया, भाई वो तो कामरेड ही था ना, कामरेड टांगा गया। यहाँ रोना जो है विजयन साहब का, उनका रात में ही ट्वीट आ गया था, ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक, ये बहुत गलत काम किया है ट्रम्प चाचा ने। हमने कहा कि केरल कब कोई देश हो गया क्या, भारत से आजाद हो गया क्या? भारत सरकार का कोई ऑफिशियल स्टैंड अभी आया नहीं और विजयन चाचा जो है निकल पड़े। फिर मुझे याद आया, अरे ये तो वही केरल वाले चाचा हैं, मुख्यमंत्री साहब, जिन्होंने अपने यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर रखा है। मैंने कहा ओहो, ये तो अलग ही रेवोल्यूशन चल रहा है केरल में। लेकिन भाजपा ने भी वहां संघ के जरिए एक नया खेल किया है, और ये जो तिरुवनंतपुरम और बाकी जगहों पर जो आपको भाजपा की स्थिति निकाय चुनाव में दिखाई दे रही है, वहां एक नई युति, इससे पहले भी मैंने संभवतः आपके साथ बात करते हुए कहा था, लेकिन दर्शकों को बार बार ये नई चीज है इसलिए इसको 2-4 बार दोहराना मुझे लगता है कि जरूरी है। सर लव जिहाद सबसे पहले कहां शब्द उपजा? केरल में। और लव जिहाद से कौन शिकार हो रही थी? वहां की क्रिश्चियन बिरादरी, वहां की ईसाई समुदाय। उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को ये हराए मजहबी वहां पर कन्वर्ट कर देते। सरकार किसकी? कम्युनिस्ट की, और साथ में कांग्रेस। आरएसएस ने धीरे 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 उनको ये समझाया कि देखो, दुश्मन का दुश्मन भाई होता है, अपना दोस्त होता है। तुम्हें कांग्रेस, एलडीएफ हो चाहे यूडीएफ हो, इसके रहते हुए तुम्हें यहां पर इनसे कोई मुक्त नहीं करा सकेगा। और ये ईसाई समुदाय को तो पक्का है कि अगर इनको कोई दुरुस्त करके रख सकता है, इनके अगर बड़ी योजनाओं को कोई पानी डाल सकता है, तो वो भाजपा ही है। इसमें तो उनको कोई समझने में दिक्कत आई नहीं। और आरएसएस ने ये जमीन तैयार करके, ये समझ तैयार करके अपनी भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया जमीन की, ये लो भैया, हमने पिच तैयार कर दी है। जैसे योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने यार पिच तो तैयार कर दी थी, कांग्रेस खेलवे नहीं की। लेकिन आरएसएस ने पिच तैयार की और उसने भाजपा को सौंप दिया। और उसका नतीजा है, मैं आपको सूत्रों के आधार पर यह सूचना दे रहा हूं, क्रिश्चियंस के छोटे छोटे सोसाइटीज, क्योंकि कोई पार्टी तो है नहीं वहां पर क्रिश्चियंस की, ऐसी कोई पार्टी है नहीं, चर्चेज के साथ मीटिंग, ईसाई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मीटिंग। और ये एक नई युति है। तब आपको तिरुवनंतपुरम के अलावा जो दूसरी एक सीट है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वहां तो 40% ईसाई हैं। और वहां निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन, ये क्या बताता है कि वोट मिले हैं। ये जो एक नई युति तैयार हुई है, इससे असली डर लग रहा है कामरेड को कि अरे ये तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां भी मजहबी मामला है और बहू बहन बेटियों का मामला है। तो उन्हें ये लगता है कि ये कांग्रेस, एलडीएफ या यूडीएफ जैसी चीज, ये पार्टियां, ये हमें कम से कम इस मामले में नहीं सुरक्षित रख सकती। अगर रेजिम चेंज होने के बाद यहाँ परिवर्तन आता है और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उभार होता है, तभी हमारी ये मूल समस्या समाप्त होगी। और वो वहां पर बहुत गहरी समस्या है। डेमोग्राफी से केवल हिंदू ही नहीं परेशान होता सर। डेमोग्राफी अगर केरल की इस्लामिक हो रही है, तो वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इस बात से परेशान है कि हमारी आंखों के सामने हमारी डेमोग्राफी बदली जा रही है। केरला फाइल्स ने ये माहौल बनाया और तमाम जो ग्राउंड पर काम है। तो बीजेपी एक अपने एक्सपेंशन के दूसरे दौर में है। बहुत सारे लोगों को ये खटक सकता है। देखिए साहब, क्रिश्चियन कन्वर्जन है, मैं ये मानता हूं, लेकिन अगर किसी स्थान विशेष की आपको वहां एंट्री करनी है, तो आपको वहां लोकल स्टेट की पॉलिटिक्स को समझना ही पड़ेगा, और तब जाके आप वहां पर राजनीतिक कोई सफलता हासिल कर सकते हैं। भाई, कुंदरकी में मुस्लिम बहुल सीट पर लाखों की मार्जिन से आप तभी जीत सकते हैं। आप मत मानिए मेरी बात, मोदी जी की भी बात मैं भी नहीं मानता कि सबका साथ सबका विकास है, उनको सबका वोट मिलता है, नहीं मिलता है भाई। हम कहते हैं 2-4-5% मिलता होगा, उसको भी हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भाजपा एक पैन इंडिया एक्सपेंशन अपना साउथ में ओपन कर रही है, तो आप देखिए तमिलनाडु में उसने अलग अलग समुदायों से बात किया है। आप देखिए उन्होंने अन्ना मलाई के साथ, अन्ना मलाई को कॉम्प्रोमाइज किया।
सिर्फ इसलिए अन्नामलाई की अध्यक्ष पद कॉम्प्रोमाइज किया। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि ये मूव, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तो वहां की जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसमें आप जिस दूसरे अपने पार्टनर के साथ जाना चाह रहे हैं या जाते हैं परंपरागत रूप से, वो अगर उसी समुदाय से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अन्नामलाई ने पार्टी जो भाजपा की एक शैली है अनुशासन वाली, उस शैली का परिचय भी दिया। तो उत्तर भारत के हम तमाम लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर आप गोवा की पॉलिटिक्स ही देखिए, गोवा में भाजपा कैसे सफल होती है। क्या वहां केवल हिंदुओं की पॉलिटिक्स करके सफल होती है? नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए सर, सबसे बड़ा उदाहरण नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारे आम लोगों जो उत्तर भारत के हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है, एक यही तो परसेप्शन है कि भैया वहां तो पूरा कन्वर्जन हो चुका है और सबके सब क्रिश्चियन हो चुके हैं। अगर सबके सब क्रिश्चियन हो चुके हैं, और मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन अगर वहां बहुल है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वहां की क्रिश्चियनिटी में एक दूसरा तड़का है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में हमारे आदिवासी कन्वर्ट हुए हैं, वो कन्वर्ट भले हो गए हों, वो चर्चेस जाते हो संडे को, लेकिन अपनी रीति, अपनी भोजन संस्कृति, अपनी वस्त्र संस्कृति, अपने दैनिक दिनचर्या, ये सारी चीजें वो अभी भी अपने रिचुअल उसी फॉर्म में, आदिवासी फॉर्म में ही रखते हैं, अपनी पहचान तक आदिवासी फॉर्म में रखते हैं। तो आखिर वहां पर भाजपा का उभार कैसे हो गया? वहां कौन से ब्राह्मण ठाकुर जी लोग जाके और कैस जी लोग वहां, उनका कोर वोट बैंक जिसको कहते हैं, वो तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक सफलता मिली। तो हर इलाके की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है सर, और हर जगह की एक अपनी अपनी चीजें हैं और लोकल पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन साउथ भाजपा चला रही है, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, ये पैन इंडिया, इसे आना ही पड़ेगा भाजपा को निश्चित तौर पर। अगर इसे यहाँ राष्ट्रवादी राजनीति का एक लंबा ट्रैक एक बनाना है, तो निश्चित तौर पर आप उत्तर भारत की पार्टी बनके, और ये हुआ है 2014 के बाद, 2014 से पहले जो भी भाजपा ने एक्सपेंशन किया, अपने नीतियों में परिवर्तन किया, आप त्रिपुरा देख लीजिए, आप नागालैंड देखो, आप पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, तो जिस तरीके से आपने नॉर्थ ईस्ट को किया, आपको उसी शैली पर चलना पड़ेगा। तमिलनाडु की राजनीति को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से एक्शन लेने पड़ेंगे, उस हिसाब से युतियां बनानी पड़ेंगी। आपको केरल में भी ये काम करना पड़ेगा। आपने महाराष्ट्र तक में यही इंजीनियरिंग करके आप देखिए वहां आपने सफलता हासिल की है। तो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बनने की आवश्यकता नहीं है। और जब पैन इंडिया विस्तार किसी पार्टी का होना है, उसे पूरे पॉकेट से वोट मिलना है या वोट चाहिए, तो उसको इस तरह के कॉम्बिनेशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और केरल में पन्ना प्रमुखों तक की स्थिति बना दी गई है, जिस केरल में कभी भाजपा का काडर नहीं खड़ा होता, और इसीलिए पन्ना प्रमुख वाले चाणक्य जी वहां पर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने, आरएसएस ने ग्राउंड तैयार किया, भाजपा अब उसको टेक ओवर कर रही है और उसको इंप्लीमेंट कर रही है। सर, दरअसल बातचीत एक वही है, चूंकि हम लोगों ने वहां मुस्लिम लव जिहाद को भी उभार होते हुए देखा, फिर उसके बाद आपने देखा आईएसआईएस में सबसे ज्यादा वहीं गए, और एक वहीं कहानी देश को आज तक बांटी गई है, बेची गई है कि अल्ले साहब वो सबसे ज्यादा समृद्ध स्टेट भी है, बहुत आगे है। अगर इतना आगे है, वो इतना आगे है, तो यहाँ ये जो इस तरह की चीजें हैं कि पीएफआई का पूरा हथियारबंद दस्ता रैलियां निकालता था। पिनरई विजयन ने तो फिलिस्तीन के उसमें हमास के उसकी वो करा दी, मतलब फोन पे कॉन्फ्रेंस वो हुआ, उसका संबोधन हुआ, हजारों लोगों ने सुना उसको। वो तो अलग बात है, मार गिराया इजराइल ने, ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को बाकायदा मारा, और उसमें वहां वो रोबी हुए। लेकिन आप जो कांग्रेस की जो बात कर रहे थे, वो इस बार सबसे बड़ा दांव उसी का है। कांग्रेस को लग रहा है कि उसके पास एक जगह है जहां वो इस बार अपने आप को स्वाभाविक मान रही है। पिछली बार भी मान रही थी, राहुल गांधी की वजह से वो नहीं आई, और इस बार भी उसको मान ही रही है। अभी कुछ पता नहीं होगा क्या वहां, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं पिनरई विजयन और सोनिया गांधी का आपसी समझौता है कि भाई नहीं, विधानसभा में तो हम आप ही को देंगे, लोकसभा में आप हमको देंगे, ये सब है। लेकिन जिस तरह से ओवैसी या उसकी पार्टी खुले आम चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हालांकि वो बाद में हिंदुओं पे रखती है कि साहब यहां भी मारा जा रहा मुसलमानों को, लेकिन आप देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर वो ज्यादा मुखर है। कांग्रेस को ऐसा कौन सा डर है? आपको कौन सी विपक्षी पार्टी ऐसा दिख रही है जो मुसलमानों के वोटों पर अपनी प्राणवायु मानती है? उनके अंदर ऐसा, मतलब उनको, और उसके बावजूद उनको हिंदू वोट मिल जाता है। ये क्या मतलब, ये क्या गणित आपको दिखता है? बिल्कुल सर। देखिए, कांग्रेस को मैंने, आपको पता ही है, दर्शकों भी जो मुझे सुनते हैं,
लोग कहते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग बन रही है। मैं सर 1 साल से चिल्ला रहा हूं, अरे भाई मुस्लिम लीग नहीं, उससे भी मामला स्टेशन आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस अब लश्कर कांग्रेस बन रही है, लश्कर तौबा की तर्ज। और कांग्रेस को तो मैं भारत का राजनीतिक विपक्ष भी नहीं मानता, राजनीतिक शत्रु कहता हूं। और है, मैं अभी अगले 1 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। सर देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो एक प्लान बनाया है अपना पैन इंडिया उभार का और दोबारा अपनी पोजीशन लेने की, तो उसमें 2 चीजें शामिल है। परंपरागत वोट बैंक अगर कांग्रेस का कहा जाए तो मुस्लिम और हमारे जो दलित हिंदू भाई थे। 2014 में जब कल्चरल रेवोल्यूशन इस देश में हुआ, सांस्कृतिक क्रांति हुई, तो आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बसपा की कमजोर होती हुई स्थिति आप अगर देखेंगे तो ये बताता है ये पैटर्न कि वो पूरा एक यूनाइट हिंदू की तरफ गया और सड़क के वो भाजपा के पास वोटर आया, एक पैटर्न बना। राहुल गांधी अब कांग्रेस को रिवाइव करने का जो पैन इंडिया एक प्लान बना के बैठे हैं, उसमें वो चाहते हैं कि मुसलमान उनका वापस आए, और उसमें वो खेल किस सेंटिमेंट पर रहे हैं वो भी मैं बताता हूं। देखिए सर, 2014 से 2019 2024 इस देश में मुस्लिम वोट बैंक के इलेक्टोरल महत्व को न्यूट्रलाइज कर दिया है नरेंद्र मोदी की राजनीति ने। मैं नहीं मानता, मैंने अभी कहा कि मैं नहीं मानता सबका साथ सबका विकास और आपको उनका वोट मिलता है, ठीक है मिलता होगा, मैं उसमें जाता भी नहीं। लेकिन ये सच है और ये बड़ा मतलब हार्श ट्रूथ है कि मुसलमान बहुसंख्यक संख्या में ये नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड मेंबरी भी कहीं जीते। विधानसभा और लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। तो उसके न चाहने के बावजूद भी उसने लाख शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश में सपा का साथ नहीं छोड़ा, उसने ममता को पकड़े रखा, उसने लालू को पकड़े रखा, उसने तमाम और जगह ऐसे लोगों को पकड़े रखा जहां क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर, वहां कांग्रेस को पकड़े रखा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 3 इलेक्शन में वो भाजपा को रोक नहीं पाए। इसी के साथ साथ विधानसभाओं में भी यही स्थिति रही। तो ये जो नई नरेंद्र मोदी अमित शाह वाली जो राजनीति है, जिसमें राष्ट्रवाद प्रमुख है, और भारत का राष्ट्रवाद अपने आप पर्यायवाची हो जाता है सनातन का, क्योंकि भारत की संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। इसलिए अगर आप राष्ट्रवाद कहते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है हिंदूवादी राजनीति कहने की, सनातनी राजनीति कहने की, ये जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मैं तो हमेशा कहता हूं। तो उसमें जो एकीकरण हुआ है और उसके बाद परफॉर्मेंस के साथ, डिलीवरी के साथ ही सारी चीजें, तो एक तरफ सड़कें बन रही हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही, रेलवे का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ कॉरिडोर्स बन रहे हैं आपके काशी के, आप अयोध्या का मंदिर आप देख रहे हैं, आप महाकाल देख रहे हैं, आप विंध्याचल का कॉरिडोर देख रहे हैं, या अगर विश्व में कहीं भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो सीए जैसी आप चीजें देख रहे हैं। आप बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो आपका प्रधानमंत्री लाल किले से उसको एड्रेस कर रहा है, और वही प्रधानमंत्री कभी कहा करता था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये कांग्रेस और राहुल मुसलमानों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देख भाई, तू तेजस्वी के साथ रह के या अलग अलग बट के भाजपा को नहीं रोक सकता। तुमको पैन इंडिया मेरे पास फिर से वापस आना होगा, तभी ये काम बन सकता है। और धीरे धीरे राहुल, इसीलिए मैं, आपने देखा होगा तेजस्वी के साथ रहते हुए तेजस्वी को बर्बाद किया। आने दीजिए विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, वो अखिलेश के साथ भी वही गेम करेंगे। आप देख लीजिए ममता बनर्जी के साथ एक नई युति तैयार हो रही है, जिसमें लेफ्ट पार्टी, ओवैसी और वो जो हुमायूं कबीर है उसके साथ कांग्रेस जा रही है। ममता बनर्जी अलग पड़ रही है, वहां पर आपको जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, अगर कुछ बहुत आश्चर्यजनक नहीं हो गया तो इस तरीके से राहुल मुसलमानों को मैसेज दे रहे हैं। दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा सर, कि फिर भी उनको हिंदुओं के वोट मिल जाते हैं। सर मैंने आज ही सुबह में अपने यहाँ एक वीडियो कर रहा था इसी पर, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए दोनों बांग्लादेशी हिंदुओं की प्रताड़ना पर, हमने उस पर इन लेंथ बात किया, और मैंने एक चीज कही सर, कि जिस तरीके से कांग्रेस भारत में राजनीतिक शत्रु है, इनको समर्थन देने वाला अगर अपने आप को हिंदू कहता है, हिंदू समझता है, या हिंदू बतलाते हुए गर्व करता है, तो वो भी इस देश का शत्रु है। क्योंकि कांग्रेस केवल भाजपा का विरोध नहीं कर रही, वो इस देश का विरोध कर रही है। और आज अगर उसके साथ भी कोई खड़ा है तो वो निश्चित तौर पर समाज में धिक्कारे जाने लायक है। और मैंने अपील किया कि ऐसे लोगों को, दर्शकों, आप अपने समाज में पूछिए उनसे,
4 सवाल रखिए कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? अगर कोई भी आपको कहे कि नहीं कांग्रेस नहीं कांग्रेस नहीं कांग्रेस, तो सर ये एक नया रिवाइवल प्लान है। लेकिन हकीकत ये है कि आपने अभी कहा कि कामरेड मानने लगे हैं केरल में कि हिंदू उनको वोट नहीं देंगे। सर ये हार सच्चाई कांग्रेस भी जानती है कि हिंदू उसको वोट नहीं देगा। थोड़ा भटकाया, लॉटरी लग जाएगी कभी, लेकिन ये जो एक बटोगे तो कटोगे वाली चीज जो जमीन पर अब दिखाई देने लगी है, बिहार में इतनी स्ट्रांगली वो दिखाई दी है, असम में वो लगातार दिखाई दे रही है, वेस्ट बंगाल में आपको जमीन पर वो दिखाई दे रही है वाया बांग्लादेश। मैं तो कह रहा हूं ममता दीदी का सबसे बड़ी दवाई जो है, इंजेक्शन आप उसको कह लीजिए, वो जो है वो बांग्लादेश के मार्फत आ रहा है। उस दवा का नाम है बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना, और बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रही है ममता बनर्जी, क्योंकि पूरा बंगाल उबल रहा है, एक एक घर उबल रहा है। तो केरल की राजनीति में कांग्रेस अगर उम्मीद पाले बैठी है कि कामरेड हिंदू डिवाइड कर देगा और वो हिंदू इनके पास आएगा, तो साहब देखिए ऐसा है, वहां का हिंदू और क्रिश्चियन एक ऐसी युति भाजपा बनाने में सफल रही है कि वो आपको अलग अलग जाते हुए दिखेगा, एक बस में नहीं दिखेगा, लेकिन जाएगा एक ही स्टेशन पर। तो निश्चित तौर पर ये जो नगर निकाय के परिणाम ये बताते हैं कि जमीन पर बाकायदे जो एक चुनाव लड़ने की शैली है बीजेपी की, ये नई वाली भाजपा की, जिसमें वो एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ सारी ताकत झोंक के चुनाव लड़ते हैं, तो उसका स्वाद ये चखा दिया है भाजपा ने, और विधानसभा में ये आपको कई गुना बड़ा दिखाई देगा। जी एक आखिरी सवाल अब ये है, हम लोग बातचीत समेटते हैं क्योंकि 30 मिनट्स हो गए। दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि शाहरुख खान को तमाम लोगों ने कहा केकेआर पे, और संगीत सोम जैसे नेता जो पहले समाजवादी पार्टी से आए, फिर बाद में आज वो भाजपा से ज्यादा भाजपाई, जैसे कुमार विश्वास, पूरी जिंदगी जिनकी कोसते हो गई, हम लोगों ने रामलीला मैदान से लेके सब जगह सुना, और आज वो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा बड़ा भाजपाई तो कोई होगा नहीं, क्योंकि पीएम भी उनके यहाँ शादी में जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान वाले मामले में शाहरुख खान को सिर्फ इसलिए निशाना बनाते रहे सब लोग कि साहब वो जो है मुसलमान है, जबकि जड़ कहाँ है? जड़ ये है कि बीसीसीआई खुद ही, भाई आईपीएल में बीसीसीआई के बिना तो कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ होगा, कि वो 9 खिलाड़ी थे, वो तो अकेला खरीदा गया ना, वो तो अकेला खरीदा गया। इसीलिए एक ने कल सबसे सही भी उन्होंने ही कहा, वो फिर कल इसी का एक मैं बयान सुन रहा था, एक नेता बड़ा बैलेंसिंग था कि भाई उसको साजिद रशीदी जैसे ने कहा, मैं जिस आदमी को उससे आप उम्मीद नहीं करते हो बैलेंस की, उस आदमी ने कहा कि भाई ये तो अपनी टीम मजबूत कर रहा था, लाई तो बीसीसीआई थी। कौन है? जय मेहता है, जूही चावला है जो उसके साथ पार्टनर है, और अब बीसीसीआई और आईसीसी के कौन है? जयेश मेहता है, जय शाह। तो ये खेल क्या है? इस खेल से कब निपट पाएंगे लोग? कब निकलेगा? बिल्कुल सर, देखिए पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये थर्ड वेन्यू पे जाके बीसीसीआई तो खेल के आई थी। क्यों खेल के आई थी भाई? अभी युवा में खेला, अभी युवा वर्ल्ड कप हारा, क्यों खेला? तो मैं एक दिन एक पाकिस्तानी चैनल पे था, वही जब ये चल रहा था ये एशिया कप, तो उसने ताना मार दिया, एक बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई आप क्यों खेल रहे हो, यही बता दो, जब आपको हाथ नहीं मिलाना, आपको ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो क्यों खेलने आए? तो मैंने उसको टेक्निकली, हालांकि वहां पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे तो मुझे अपनी नाक थोड़ी बहुत बचानी ही थी अपने भारत की, मैं तो वहां कांग्रेस की भी बुराई नहीं करता, मैं तो कहता हूं मेरी सरकार है, हमारी सरकार रही, हम नहीं चुना था। तो मैंने वहां पर समझाया कि देखो भाई, बीसीसीआई हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती, गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होती, वो कारपोरेट कंपनी है। हाँ, ये अलग बात है कि वो टेक्निकली उसको जो है बहुत बाद में हम लोगों ने तिरंगा अपना, वो भी सचिन तेंदुलकर अपने हेलमेट पे लगाने चाहते थे, तब से ये परंपरा शुरू हुई कि वो हमारा ट्राई कलर भी इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, मैं उसको समझाने में तो कामयाब रह, लेकिन अपने को कैसे समझाऊं? आप केवल पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है आप दुकान चला रहे हैं, आप वाकई भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते रिप्रेजेंट भाई। हम ठीक है, हमारा कोई भी आदमी खेलता है, अच्छा लगता है तो प्रधानमंत्री भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिकेट बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सवाल ये होता है सर कि आप लेके आए, आप एंट्री ना देते, अच्छा मान लीजिए ठीक है आपने एंट्री दे दी, अब मैं इसको थोड़ा सही भी कहूंगा, जिस समय आप उसको आईपीएल के लिए लेके आए थे तो बांग्लादेश से इस तरह की अभी मैसेजिंग नहीं थी
यार इतना मारकाट हो रही है, हालांकि यूनुस के दौर में लगातार ये मारकाट चली रही है हिंदुओं के खिलाफ। ये तो शुरू आ गई थी, ये उसके बाद क्योंकि उनकी नीलामी अभी हुई, तब तक हो चुके थे नीलामी केस। अभी, हाँ, तो एक तो आपको एंट्री नहीं देनी थी, और एंट्री देनी थी तो ठीक है, लेकिन सर एक सकारात्मक चीज मैं अब इसमें मानता हूं, जुडिशरी से लेके ये खेल के ये दुकानों तक जनता की भावना अब ये तो मैं प्रेशर की तरह काम ये तो आने मैं भी कह लगी रहा हूँ, है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई आप सोचिए, जिन साधुओं को आपने बिल्कुल, आपकी मीडिया ने, आपकी फिल्म इंडस्ट्री ने जिनको रेपिस्ट घोषित किया, जिनको वो घोषित किया, वही देवकी नंदन ठाकुर एक बार ट्वीट करता है, एक बार निकलता है, लोग पीछे दौड़ पड़ते हैं और हालत ये हो जाती है कि निकालना पड़ता है। तो ये तो बड़ी बात है। लेकिन हम लोग आज, मैंने ये कल कहा अपने लाइव में कि देखिए, अब हम निराश होके नहीं पूछ रहे, अभी तक हम सिर्फ घटनाओं पे बात करते थे। हिंदुस्तान में अब ये नई प्रवृत्ति है कि वो कारण पूछ रहे हैं, आए क्यों। और तो और छोड़िए सर, मध्य प्रदेश में पिछली सरकार में शिवराज जी थे, वहां कुछ वामपंथियों की नियुक्ति हो गई थी, सोशल मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया, कैंसिल हुआ। पंजाब में ऐसा हुआ तब कैंसिल हुआ, सॉरी ये हरियाणा में इस तरह की चीजें हुई, कैंसिल हुआ। उत्तर प्रदेश का अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सूचना के कई सारे मामलों में, सलाहकारों के मामले में उत्तर प्रदेश में ये जन दबाव था जिसने ये कांड कराया। तो आप एक चीज और देखिए, पिछले वाले सीजीआई, उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते समय कहा था भाई हम पर बहुत दबाव है। हाँ, मुझे याद आ गया, निशिकांत दुबे जी ने जो कोर्ट के बारे में सब हाउस में भी और बाहर भी जो बोला था, तो उस पर कोई पहुंच गया लेके रिट, और उसने कहा कि साहब जो है आप इस रिट को स्वीकारिए, और उनके खिलाफ जो है अवमानना। उन्होंने कहा देखो यार, हम लोगों को ऊपर वैसे ही बहुत सारा दबाव है, तो इसलिए ये तुम एक काम करो, हम इस रीट को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और खारिज भी नहीं करेंगे, तुम वापस ले लो। आप सोचिए, तुम वापस ले लो। और पिछले सीजीआई ये कह के गए ना कि सोशल मीडिया में हम लोगों को बहुत ट्रोल किया जाता है, बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ पढ़ा जाता है, ये बात ठीक नहीं। हालांकि हल्का सा धमकाए भी थे वो कि इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सर एक चीज तो है, चाहे वो मीडिया हो, हम लोगों को याद है सर, आप तो मतलब इतने पुराने, मैं नहीं जानता, मुझे ध्यान है कि आप प्रिंट मीडिया में भी मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी रहे हैं तो प्रिंट मीडिया में रहे ही होंगे सर। अमर उजाला में। हाँ, तो प्रिंट मीडिया का दौर मुझे याद आता है सर, अखबार में एक आता था कॉलम, संपादक के नाम पाती, और उस समय जो पाठक होता था बेचारा लिफाफा पोस्ट कार्ड भेज देता था, जब मन होता था डेस्क का तो एक दो छाप देता था। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये था कम्युनिकेशन का एक लेवल। वो कम्युनिकेशन का लेवल कहां तक उठ के सामने आ गया है सर। मेरे बांग्लादेशी मित्र हैं शोएब चौधरी, बड़ा शानदार चीज कहता है अगला। हमने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने कहा कि अवनीश भाई कैसा मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा भाई जहां हम बसते हैं वहीं आपके सेक्टर 16 वाले सारे बसते हैं ना, कितने घरों में टीवी पर देखा जाता है। तो अगर मोबाइल पर ही तो वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। अब वहां कोई भी, अर्नब के साथ अभी क्या हो रहा है, उनको क्या फीडबैक जनता नहीं दे रही है? तो सर अब वो कम्युनिकेशन का जो टू वे सिस्टम खुला हुआ है, वो कभी अप्रिशिएट करता है तो कभी गलत चीजों पर दबाव भी बनाने में कामयाब है, और करेक्शन होता है। राजनीतिक फैसले तक में सोशल मीडिया की आवाजों की धमक सुनाई देती है। कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश में धमक सुन रहा है तो बीसीसीआई तो छोटी सी दुकान है सर, ठीक है, वहां कोई भी हो, अगर तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा गड़बड़ रहेगा तो तुमको अब इस देश की जनता छोड़ेगी नहीं। और विसल ब्लोअर्स उठ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जनता उनके पीछे, उनके हाथ में मोबाइल है। मोदी जी ने ही पकड़ाया है मोबाइल, तो इसका भी क्रेडिट मैं उन्हीं को देता हूँ कि सर सुलभ कर दिए। ठीक है अवनीश जी, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध है कि प्रारब्ध पर आप जरूर पहुंचे, प्रारब्ध देखें। और बहुत सारे लोग, मेरे तो ज्यादातर लोग वहीं से मैं देखता हूँ, वो हमेशा अक्सर बोलते हैं कि हम अवनीश जी का सुन के आप तक पहुंचे हैं। वो फिर भी जो सीधे आए उनसे भी अनुरोध है कि वो अवनीश जी तक पहुंचे और जरूर देखें। और आप जुड़े अवनीश जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सपोर्ट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप जुड़े, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम सर, नमस्ते।